हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस ब्रेनरी। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। तो चलिए अपना सफ़र करते हैं शुरू। काफ़ी लोग आप में से होंगे जिन्होंने ये वाला एग्ज़ाम दिया था, काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनका क्लियर हो गया है, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनका क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखो, जिनका क्लियर नहीं हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की थी। ठीक है, आपने पढ़ाई की थी, डेफिनेटली की थी। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी जो उसमें रह गई थी, ठीक है, उसको अब हम दूर करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो हो गया सो हो गया, अब उसके बारे में सोचने से कुछ होने वाला तो है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्ज़ाम है अप्रैल में और एफकेट है आपका फेब में। ठीक है, उसके लिए दोबारा से अपना सफ़र जो है हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, एंड करंट अफेयर्स के साथ अपना सफ़र करेंगे शुरू। ठीक है, जुलाई तक के करंट अफेयर्स हम कर चुके थे, जुलाई तक के हम कर चुके थे। ठीक है, इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे अपनी अगस्त से। ठीक है, अगस्त से लेके एंड हम अपना हमारा सीरियस और हमारा एनडीए कब है? आई थिंक 6 अप्रैल को है, 6 अप्रैल को है। तो हम फेब तक के करंट अफेयर्स जो हैं वो करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अगर चाहे आप सीडीएस दे रहे हो, चाहे आप एनडीए दे रहे हो, चाहे आप एफकेट दे रहे हो, ठीक है, अगस्त से लेके फेब तक के करंट अफेयर्स आपके लिए मस्ट हैं, आपको करने ही करने हैं। ठीक है, और अगर आप सीएपीएफ दे रहे हो तो सीएपीएफ दे रहे हो तो आप इस वाले अगस्त से लेकर के या फिर आप जुलाई भी कर लेना अगर चाहो तो अगली जुलाई तक के करंट अफेयर्स आपको करने पड़ेंगे अगर आप दे रहे हो सीएपीएफ। ठीक है, और लास्ट में ये सीजीसीएटी, ये हमारा होता है जैसे एफकेट होता है ना, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। तो ये ऐसे होता है कोस्ट गार्ड के लिए, कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये अभी इसी साल शुरू हुआ है। ठीक है, एक बार तो ये हो चुका है, अभी ये दूसरी बार अभी ये नवंबर में होने वाला है। काफ़ी लोगों ने अप्लाई भी किया होगा। ठीक है, तो ये सेम एफकेट की तरह ही होता है, ऑनलाइन सेम सिलेबस रहता है। ठीक है, तो कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, करंट अफेयर्स आपके हर एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल होंगे। ओके, तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले मिलिट्री एक्सरसाइजेज से शुरू करते हैं। हमारा जितने भी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हमारी अगस्त के महीने में हुई हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारी एक्सरसाइज अल नजा। ठीक है, नाम याद रखना, एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज अल नजा। ठीक है, अभी अभी हुई है, बिटवीन किसके इसके बीच में? इंडिया और ओमान के बीच में हुई है। ठीक है, इंडिया और ओमान के बीच में आर्मी की ये एक्सरसाइज है, याद रखना। ये याद रखना, आर्मी की है, नेवी की है या एयरफोर्स की है। तो ये आर्मी की एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन एंड ओमान आर्मी के बीच में। ठीक है, एंड इसका 4th एडिशन गाइज हुआ है सूरतगढ़ में। सूरतगढ़ हमारा कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक है, अगर हम बात करें और भी होती है हमारी एक्सरसाइजेज ओमान के साथ, तो एक हमारी होती है एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज, जो कि एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, बिटवीन इंडियन एंड ओमान एयरफोर्स के बीच में होती है। ओके, नेक्स्ट है एक्सरसाइज नसीम अल बहर। ये हमारी इंडियन नेवी एंड ओमान नेवी के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज है। तो तीनों एक्सरसाइजेज को ध्यान रखेंगे। एक्सरसाइज अल नजा ये आर्मी की है, एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज एयरफोर्स की है, और एक्सरसाइज नसीम अल बहर नेवी की है। तीनों की तीनों ओमान के साथ हमारी होती है। ओके, और यहाँ से अगर हम बात करें ओमान की, तो ओमान की कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं हमारे एफकेट में। तो हम एफकेट के लिए भी पढ़ रहे हैं, तो साथ के साथ कैपिटल भी हम कवर करेंगे। ओमान की कैपिटल है गाइस हमारी मस्कट। लास्ट टाइम हमने क्या किया था? लास्ट टाइम एफकेट के करंट अफेयर्स हमने अलग से किए थे, सीडीएस के अलग से किए थे। लेकिन क्या हुआ था ना, अब एफकेट के करंट अफेयर्स का लेवल जो ना वो चेंज हो गया है। जो हमने सीडीएस के लिए पढ़ा था करंट अफेयर्स में, वो एफकेट में भी पूछे हुए थे। ठीक है, तो इस बार एक ही वीडियो करेंगे, चाहे आप एफकेट दे रहे हो चाहे आप सीडीएस दे रहे हो। ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर्स की और वीडियो नहीं होगी। तो पूरा महीना आपका किसी भी एग्ज़ाम के लिए सारा एक ही वीडियो से कवर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2022। ठीक है, एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2022, तो ये तो सबको पता है, ये हमारा इंडिया और यूएसए के बीच में एक एक्सरसाइज है। ठीक है, इंडिया और यूएसए की
स्पेशल फोर्सेस करती हैं ये एक्सरसाइज, ये याद रखना, ठीक है, बिटवीन इंडियन स्पेशल फोर्सेस एंड यूएस स्पेशल फोर्सेस, ठीक है, आर्मी वाली। तो उनके बीच में एक ज्वाइंट एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज वज्र प्रहार, ठीक है। अभी 2022 में इसका 13th एडिशन हुआ था। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के अंदर एक जगह है बाकलो, वहाँ पे इसका 13th एडिशन जो है वो हुआ था। अगर हम बात करें बाकी एक्सरसाइज यूएसए के साथ, तो एक हमारी होती है एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, ठीक है, बिटवीन इंडियन आर्मी एंड यूएस आर्मी। और एक हमारी होती है एक्सरसाइज कोप इंडिया, जो कि एक एयर फोर्स की एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड यूएस एयरफोर्स ही होती है, ठीक है। और ये जो युद्ध अभ्यास है ये शायद अभी सितंबर में शायद होने वाली है, तो अगले महीने करंट अफेयर्स जब करेंगे तो इस युद्ध अभ्यास के बारे में दोबारा से पढ़ेंगे, ठीक है। और अभी एक बार हमने पढ़ ही लिया है, ठीक है। मूव करते हैं हमने नेक्स्ट करंट अफेयर पे। स्टार्टिंग में मैंने सारी ये एक्सरसाइज ना एक साथ रख दी हैं ताकि आप मतलब पढ़ने में आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। वो क्या होता है ना कि एक बीच बीच में हम कर लेते हैं, तो एक एक्सरसाइज हमने शुरू में पढ़ ली, एक लास्ट में पढ़ ली, एक बीच में पढ़ ली, तो लास्ट में ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सारी मैंने ना एक टाइप के करंट अफेयर्स एक साथ रखे हुए हैं इस बार, आपकी रिवीजन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, ओके। नेक्स्ट है एक्सरसाइज विन बैक्स 2022। तो एक्सरसाइज विन बैक्स ये होती है गाइस बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम। इंडिया और वियतनाम के बीच में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, आर्मी की एक्सरसाइज है। इंडियन आर्मी एंड वियतनाम आर्मी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इस बार अगस्त 2022 में इसका 3rd एडिशन हुआ था। कहाँ पे? चंडी मंदिर हरियाणा में, ठीक है। एंड चंडी मंदिर हरियाणा में आपको पता है हमारी एक आर्मी की कमांड भी है। और कौन सी कमांड है हमारे चंडी मंदिर हरियाणा में? हमारी वेस्टर्न कमांड है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। वेस्टर्न कमांड है हमारी चंडी मंदिर हरियाणा में, जहाँ पे ये हमारी हुई थी एक्सरसाइज विन बैक्स 2022, ठीक है। और ये हमारी किस लिए होती है? आपको पता है यूएन पीस कीपर्स होते हैं, जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस जो होती हैं, उसके अंदर इंजीनियर्स और मेडिकल ट्रूप्स की एम्प्लॉयमेंट को लेके ये एक्सरसाइज हमारी हुई थी। द एक्सरसाइज फोकस्ड अपॉन एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंजीनियर्स एंड मेडिकल ट्रूप्स एज अ पार्ट ऑफ यूएन कंटिजेंट फॉर पीस कीपिंग ऑपरेशंस, ठीक है। और यहाँ से ना एक बात याद रखना, जो आपके यूएन पीस कीपर्स होते हैं ना, इस बार शायद सीडीएस में इस बार क्वेश्चन भी आया था। जो हमारे यूएन पीस कीपर्स होते हैं गाइज, इनको देखो आपने ब्लू कैप इन्होंने डाली हुई है, इसलिए इनको गाइज हम ब्लू हेलमेट्स भी बोलते हैं। इस बार सीडीएस में क्वेश्चन आया था कि ब्लू हेलमेट्स क्या होते हैं। ब्लू हेलमेट या फिर ब्लू बैरेट्स इनको हम बोलते हैं, ठीक है। ब्लू हेलमेट्स या फिर ब्लू बैरेट्स याद रखना, ठीक है। और यहाँ से एक और हमारा क्वेश्चन बन जाता है वियतनाम के बारे में। हमारा वियतनाम का नेशनल डे होता है 3 सितंबर को, ठीक है, ये भी याद रखना आप, ठीक है। और क्या जानना चाहिए आपको? जैसे हमारा मैंने ये लिखवाया आपको वेस्टर्न कमांड, तो बाकी सारी हमारी इंडियन आर्मी की जितनी भी कमांड हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कमांड कहाँ पे है, तो वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो यहाँ मैं आपको कमांड्स के बारे में लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो हमारी इंडियन आर्मी की टोटल गाइज 7 कमांड है, जिसमें से हमारी 6 तो हमारी ऑपरेशनल कमांड है और एक हमारी ट्रेनिंग कमांड है, ठीक है। कौन कौन सी हैं यहाँ लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले हमारी ईस्टर्न कमांड है, ईस्टर्न कमांड है हमारी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। ईस्टर्न कमांड हमारी है कोलकाता में, वेस्ट बंगाल। ये हमारे एफकेट में आते हैं, मैच द फॉलोइंग करके आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वेस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड तो हमने पढ़ ही लिया, कहाँ पे है? चंडी मंदिर हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में। उसके बाद हमारी नदन कमांड, नदन कमांड है गाइस हमारी उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर में।
ठीक है। उसके बाद सदर्न कमांड, सदर्न कमांड है गाइस हमारी पुणे में, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। उसके अलावा एक हमारी साउथ वेस्टर्न कमांड है गाइस जयपुर में, राजस्थान में। और कौन सी रह गई, एक हमारी सेंट्रल कमांड, ठीक है। सेंट्रल कमांड है गाइस हमारी लखनऊ में। एंड लास्ट में एक है हमारी ट्रेनिंग कमांड, ठीक है, जो कि है हमारी कहाँ पे, शिमला में। इस ट्रेनिंग कमांड को शायद बोलते हैं कुछ आर्मी ARTC बोलते हैं शायद, है ना, आर्मी ट्रेनिंग कमांड, ऐसे या इसको बोलते हैं हम आर्मी ट्रेनिंग कमांड को। यहाँ ऊपर ही लिख देता हूँ मैं, ARTRAC, RTRAC बोलते हैं इसको, जिसकी फुल फॉर्म है आर्मी ट्रेनिंग कमांड, ठीक है। A से आर्मी, TR से ट्रेनिंग, TRA से ट्रेनिंग एंड C से कमांड। दिख नहीं रहा पूरा, एक सेकंड। तो ना कई बार ना एग्जाम में ट्रेनिंग कमांड ना लिख के ऐसे लिख देता है ARTRAC, बताओ ये कहाँ पे है, तो बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। तो इसका मतलब ये है AR से आर्मी, TR से ट्रेनिंग एंड C से कमांड। तो आर्मी ट्रेनिंग कमांड कहाँ पे है गाइस, हमारी शिमला में है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, आपको SSB में भी हेल्प करेंगी और आपको आपके एग्ज़ाम में भी हेल्प करेंगी। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर पे। नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज पिच ब्लैक। तो ये हमारी एक इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, ठीक है। ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है गाइस। मल्टीनेशनल का मतलब है कि बहुत सारी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बाइएनियल एक्सरसाइज है, मतलब हर 2 साल में एक बार होती है, ठीक है। मल्टीनेशनल है, बहुत सारे मेंबर्स इसमें, कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इस बार जो है वो 17 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। और इंडियन एयरफोर्स की एक एम्प्लॉयमेंट एक्सरसाइज है ये, जो कि अभी अभी कहाँ पे हुई है, ऑस्ट्रेलिया में हुई है, ठीक है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स इसको कंडक्ट कराती है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, हर 2 साल में होती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के डार्विन बेस पे ये हुई है, जिसमें हमारी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से SU-30 MKI ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। SU-30 MKI ने पार्टिसिपेट किया था। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स कंडक्ट कराती है एंड ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। डार्विन बेस है वहाँ पे एक, ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे ये हुई थी, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ से आपको जानना चाहिए सुखोई 30 के बारे में, तो यहाँ से भी एग्ज़ाम आ जाते हैं क्वेश्चन एग्ज़ाम में। तो सुखोई 30 सबसे पहले हमारा कहाँ से लिया था हमने, सुखोई 30 गाइज हमने रशिया से लिया था, ठीक है। रशिया की एक कंपनी है जिसका नाम है सुखोई। जैसे हमारी इंडिया की कंपनी है हॉल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जिसने तेजस बनाया है, वैसे ही हमारी रशिया की कंपनी है सुखोई, जिसने बनाया है SU-30 MKI, जहाँ से इंडिया ने इसको ख़रीदा है, ओके। इसलिए इसको ना सुखोई SU-30 MKI भी हम बोल देते हैं। जैसे रफ़ेल को हम बोल देते हैं दसोल्त रफ़ेल, ठीक है, क्योंकि उसको दसोल्त एविएशन ने बनाया है। तो SU-30 MKI को सुखोई ने बनाया है, रशिया से लिया था हमने, ठीक है। ये एक ट्विन जेट फाइटर है, ठीक है, ट्विन जेट इंजन है इसमें, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये लिख लो, हमारा SU-30 MKI एक ट्विन जेट इंजन है इसमें, ठीक है। हमारी इंडियन एयरफोर्स का मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, ठीक है। बनाया है रसिया की सुखोई ने और हमने वहीं से इसको ख़रीदा है, ट्विन जेट इंजन है इसमें, ओके। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आपको पता ही है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा, ओके। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर पे। नेक्स्ट है एक्सरसाइज उदार शक्ति।
तो एक्सरसाइज उदार शक्ति हमारी एक बाईलेटरल एक्सरसाइज है। बाईलेटरल का मतलब है जो दो कंट्रीज़ के बीच में होती है, ठीक है। तो ये होती है बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड मलेशियन एयरफोर्स, ठीक है। इंडियन एंड मलेशियन एयरफोर्स के बीच में होती है, जो अभी अभी मलेशिया में क्वांटन नाम की एक जगह है वहाँ पे हुई है, जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था, हमारे Su-30 MKI ने ही पार्टिसिपेट किया था। हुआ ये था कि पहले हुई थी हमारी उदार शक्ति में पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे Su-30 MKI, और वहाँ से मलेशिया में एक्सरसाइज करने के बाद ये सीधे चले गए थे हमारे ऑस्ट्रेलिया टू पार्टिसिपेट इनटू एक्सरसाइज पिच ब्लैक, ठीक है। तो एक्सरसाइज उदार शक्ति एंड पिच ब्लैक दोनों में ही Su-30 MKI ने पार्टिसिपेट किया था, ओके। अगर हम बात करें बाकी एक्सरसाइजेज की, तो एक हमारी इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज होती है मलेशियन आर्मी के साथ। एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति, ठीक है। मलेशिया की कैपिटल की बात करें तो मलेशिया की कैपिटल है कोलालमपुर, ओके। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज सुपर गरुड़ा शिल्ड। तो इंडिया का तो इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये इंटरनेशनली थोड़ी सी इम्पोर्टेंट लगी मुझे, तो मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। तो एक एनुअल जॉइंट कॉम्बैट एक्सरसाइज है किस किस के बीच में, यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड सिंगापुर के बीच में, ठीक है। एंड अभी हुई है हमारे इंडोनेशिया में एक जगह है सुमात्रा आइलैंड, ठीक है। तो यहाँ से ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सुमात्रा आइलैंड कहाँ पे है, तो इंडोनेशिया में है। एक्सरसाइज हुई है यूनाइटेड स्टेट्स, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड सिंगापुर के बीच में। एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज सुपर गरुड़ा शिल्ड, ओके। बाकी इतना कुछ डिटेल में यहाँ से जाने के लिए नहीं है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर पे। नेक्स्ट हमारा सारेक्स 2022। तो ये सारेक्स 2022 ये हमारी एक इंडियन कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है, ठीक है। द 10th एडिशन अभी इसका हुआ है, ठीक है। ये हमारी एक नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज है, ठीक है। सर्च एंड रेस्क्यू, ठीक है। ये हमारा फुल फॉर्म से भी यही बनता है, एस से मतलब सर्च, एस से मतलब सर्च, ए से एंड, आर से रेस्क्यू, ए एक्स से एक्सरसाइज, ठीक है। सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज किसकी, हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है, ठीक है। 10th एडिशन अभी अभी चेन्नई में हुआ है, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, कि जो हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड है ना, यहाँ से एफकेट में क्वेश्चन आता है, जो हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड है ना, ये आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। बच्चे समझते हैं कि ये MHA के अंदर, होम अफेयर्स के अंदर आती होगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इंडियन कोस्ट गार्ड हमेशा हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आती है। और जो NSG है गाइस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, ये आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और बाकी जितनी भी बच गई हमारी, असम राइफल्स, यहाँ से बार बार आता है हमारा ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स, पूछते हैं कौन सी है, तो वो है हमारी आसाम राइफल्स, ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री, ठीक है। कई बार आया है हमारे एफकेट में ये, ठीक है। और हमारी जैसे हमारी CISF, CRPF, ITBP, BSF, SSB, ये सारी की सारी हमारी MHA में आती हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये ज़रा याद रखना, यहाँ से आता है बार बार क्वेश्चन, ठीक है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर पे। नेक्स्ट हमारा ये हमारी एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे वेपन्स, मिसाइल्स जो भी न्यूज़ में रहते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये हमारी मिसाइल है, नाम है इसका हेलफायर R9X मिसाइल, ठीक है। तो ये हमारी एक US की है, US ओरिजिन, USA ने बनाई है, ठीक है, जिसको हम AGM 114 R9X भी बोलते हैं, ठीक है। हेलीबोर्न मिसाइल है, मतलब हेलीकॉप्टर से इसको लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। फायर एंड फॉरगेट, मतलब चलाओ और भूल जाओ, ठीक है। ये हमारी यूज़ होती है इंडिविजुअल टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है। किसी इंसान को आपने उड़ाना है, ठीक है। और USA ने अभी इसका ऐसे ही यूज़ किया है,
ठीक है, इन्होंने अभी यूज़ की थी, वो हमारा क्या ये लिखा, ठीक है। अलकायदा चीफ को उड़ाया है यूएस वालों ने अभी अभी, जिसका नाम था अयामन अल जावरी, ठीक है। इसको काबुल में उड़ाया है, ये अपनी घर की खिड़की पे बैठ के मस्त चाय पी रहा था, ठीक है। आए अमेरिकी और ये मिसाइल छोड़ के चले गए, ठीक है। तो इसी वजह से ये इसके ऊपर करंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो अलकायदा चीफ को मारने के लिए उन्होंने इसी मिसाइल का यूज़ किया है, यूएस ओरिजिन एलिबोन हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड, ठीक है। इंडिविजुअल टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ की जाती है। रेंज वेरी करती है गाइस इसकी फ्रॉम 500 मीटर्स टू 11 किलोमीटर्स। वेट है इसका 45 kg, ठीक है। इसको हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट या फिर हमीज़ से भी लॉन्च किया जाता है। हमीज़ क्या होती है? हमीज़ तो हमारे वो व्हीकल होते हैं मिलिट्री वाले, ये जो होती है ना मिलिट्री जीप जिनके ऊपर गन माउंटेड रहती है ना, तो उनको बोलते हैं हम हमीज़, ठीक है। यूएस आर्मी ज़्यादातर यूज़ करती है ये सब, ठीक है। वो हमर टाइप जीप होती है, ठीक है। तो वहाँ से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा ये भी हमारी एक और मिसाइल है जो कि न्यूज़ में थी अभी अभी, ठीक है। मिसाइल का नाम है EGM-88 HARM, ठीक है। HARM की फुल फॉर्म है हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल, ठीक है। मेन काम है इसका गाइज, ये हमारी एक एंटी रडार मिसाइल है। एनिमी के रडार सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। एंटी रेडिएशन का यही मतलब है कि ये हमारी क्या है, एक एंटी रडार मिसाइल है। ये भी यूएस ओरिजिन है, ठीक है। सुपरसोनिक एयर टू सरफेस मिसाइल है, मतलब हवा से लॉन्च किया जाता है इसको सरफेस की तरफ, ठीक है। जिसकी हमारी रेंज है 150 किलोमीटर एंड स्पीड है 1.84 मैक। ये हमारी यूज़ होती है टू डिस्ट्रॉय एनिमी रडार इक्विप्ड एयर डिफेंस सिस्टम, मतलब जो रडार सिस्टम होता है ना बेसिकली, उसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। यूएस ओरिजिन ये हमारी एक मिसाइल है। ओके, चलते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर पे। नेक्स्ट हमारी ये हमारा सिस्टम है, ये इंडिया का ही है, इसलिए न्यूज़ में था अभी अभी इंडिपेंडेंस डे पे। नाम है इसका एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। ये हमारी एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड गन है, जिसको मतलब हमने इंडिया के अंदर ही बनाया है, ठीक है। नाम है एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, ठीक है। ये न्यूज़ में इसलिए थी कि इसको पहली बार यूज़ किया गया है, मतलब जब हम इंडिपेंडेंस डे पे 21 तोपों की सलामी देते हैं ना, तो वहाँ पे ना उनमें ना पहली बार हमने इंडियन मेड गन इस्तेमाल की है इस साल, ठीक है। जब हमने 75 ईयर्स कंप्लीट किए अपने इंडिपेंडेंस के, तो हमने पहली बार 21 तोपों की सलामी देने के लिए पहली बार इंडियन ओरिजिन मेड गन जो है वहाँ पे इस्तेमाल की है, ठीक है। ये गन हमने यूज़ की थी वहाँ पे, इसलिए ये न्यूज़ में थी, ठीक है। इसको गाइस डेवलप किया है DRDO ने, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म होती है हमारी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पता है सबको, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, ठीक है। विद इस पुणे बेस्ड फैसिलिटी आर्मेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये हमारी इसी DRDO की फैसिलिटी है, ठीक है। एंड मैन्युफैक्चर किया इसको भारत फौज एंड टाटा पावर SED ने, और डेवलप किया है DRDO ने, ठीक है। तो ये ज़रा याद रखेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा ये एक और मिसाइल है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछले महीने की वीडियो में, दोबारा से ये आ गई तो दोबारा से बता देते हैं, ठीक है। एक और मिसाइल है जिसका नाम है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल, ठीक है। फुल फॉर्म है इसकी गाइज ये रही VLSRSAM। VL का मतलब वर्टिकल लॉन्च्ड, ठीक है। SR का मतलब शॉर्ट रेंज, और SAM का मतलब है सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। इसको गाइज DRDO ने बनाया है, किसके लिए? इंडियन नेवी के लिए। DRDO ने इंडियन नेवी के लिए इसको बनाया है, ठीक है। और अभी अभी ना इसको टेस्ट किया है DRDO ने फ्रॉम इट्स इंटीग्रेटेड टेस्ट रन चंदीपुर ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ ओडिशा, ठीक है। इंडिजन से डेवलप्ड है, मतलब देश में ही बनाई गया है DRDO ने, ऑब्वियसली यार, ठीक है। शॉर्ट रेंज टारगेट्स को हिट करने के लिए, ठीक है, जिसकी रेंज है अराउंड 40 to 50 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक ये टारगेट हिट कर सकती है। ओके,
डीआरडीओ ने बनाया है इसको, ठीक है। डीआरडीओ के बारे में आप जानते ही हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। डीआरडीओ फुल फॉर्म हमारी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आती है गाइस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। हेडक्वार्टर्स हैं गाइस हमारे इसके न्यू दिल्ली में, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। नेक्स्ट हमारा एस्ट्रोबी, ये क्या चीज़ है? तो ये हमारा है एक फ्री फ्लाइंग रोबोटिक सिस्टम जिसको बनाया है गाइस नासा ने, ठीक है। फ्री फ्लाइंग रोबोटिक सिस्टम है, नासा ने बनाया है। नासा के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, सबको पता है आपको, फुल फॉर्म है हमारी नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यूएसए की एक क्या है हमारी स्पेस के लिए ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप सब जानते हैं, ठीक है। और ये एस्ट्रोबी हमारा एक फ्री फ्लाइंग रोबोटिक सिस्टम है जिसमें 3 फ्री फ्लाइंग रोबोट्स लगे हुए हैं, ठीक है, जिनका नाम है हनी, क्वीन एंड बम्बल, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हनी, क्वीन एंड बम्बल, ये तीनों चीज़ें अभी न्यूज़ में थी, बताओ ये चीज़ें क्या हैं? तो वहाँ ऑप्शन में आपको मिलेगा ये हमारी क्या है, हनी बी, ऐसे मिलेगा ऑप्शन में। हनी बी है क्या? ऑप्शन में मिलेगा रोबोटिक सिस्टम, रोबोट्स ऐसे, ठीक है। और आप टिक करके आओगे हनी बी पे, ठीक है, क्योंकि शुरू में आपको दिखेगा हनी एंड आपको दिखेगा फिर क्वीन, क्योंकि वो हनी बी में होती है ना एक क्वीन, और आप ये टिक करके आ जाओगे और आपको लगेगा यार करंट अफेयर्स तो कितने ईजी आए थे। तो ये हमारे 3 फ्री फ्लाइंग रोबोट हैं जो कि हमारे इस एस्ट्रोबी में लगे हुए हैं। ये हमारा एक क्यूब की शेप में है, ठीक है। इसका यूज़ होगा बेसिकली टू कंडक्ट माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस पता होना चाहिए ये चीज़ क्या है। एक रोबोटिक सिस्टम है, नासा ने बनाया है, इसके अंदर 3 रोबोट लगे हुए हैं, तीनों का नाम है हनी, क्वीन एंड बम्बल, ओके। मूव करते हैं। मेरी आवाज़ आपको थोड़ी अजीब सी लग रही होगी क्योंकि मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है, कोल्ड हो गया मेरे को, ठीक है, तो थोड़ा प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, ओके। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन स्काईलाइट। तो ये हमारा एक इंडियन आर्मी का ऑपरेशन है, ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन स्काईलाइट, ठीक है। इंडियन आर्मी का ये ऑपरेशन है, ठीक है। इंडियन आर्मी ने अभी अभी ये ऑपरेशन किया था टू चेक द ऑपरेशनल रेडीनेस ऑफ इट्स सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम। जो इंडियन आर्मी का सैटेलाइट सिस्टम है ना, उसको चेक करने के लिए कि वो ऑपरेशंस के लिए कितना यूज़फुल है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए ऑपरेशन था। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन स्काईलाइट, ठीक है। और हमारा इंडियन आर्मी का एक हमारा सैटेलाइट सिस्टम है, ठीक है। तो उसमें ना कुछ सैटेलाइट्स हैं जिसमें हमारी एक है ये पहले भी मैं बता चुका हूँ हमारा, जिसका नाम है GSAT-7। तो GSAT-7 इसको गाइस हम बोलते हैं रुक्मिणी। ये क्या है? ये एक नेवल सैटेलाइट है, ठीक है। उसके बाद एक है हमारी GSAT-7A। GSAT-7A हमारी है एक एयरफोर्स के लिए एक एक्सरसाइज, वो है सैटेलाइट है, एयरफोर्स की सैटेलाइट है। और GSAT-7B हमारी एक इंडियन आर्मी की सैटेलाइट है। और इसी सैटेलाइट की ऑपरेशनल रेडीनेस को चेक करने के लिए इंडियन आर्मी ने किया था ऑपरेशन स्काईलाइट, ठीक है। और इन तीनों सैटेलाइट्स को गाइस बनाया है किसने? इसरो ने, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसने इन तीनों को बनाया है, ठीक है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर पे। नेक्स्ट लो एटीट्यूड एस्केप मोटर। तो अभी अभी इसरो ने डेवलप किया है एक लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर। ये क्या चीज़ है? तो आपको पता है अभी अभी हम लॉन्च करने वाले हैं अपना गगनयान मिशन, ठीक है। गगनयान मिशन के बारे में आपको पता है, जिसमें हम ह्यूमंस को भेजेंगे स्पेस में, ठीक है। इसका अभी जो फर्स्ट फेज़ होगा वो अभी हम 2022 के एंड तक हम क्या करेंगे, इसको लॉन्च करेंगे,
ठीक है, जिसमें हम इसको भेजेंगे अनक्रू, मतलब बिना किसी क्रू के, खाली भेजेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको हम भेजेंगे 2024 में क्रू के साथ। ठीक है, तो अभी 2022 में इसको हम लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी गगनयान के लिए ना हमने बनाया है इसरो ने लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर, जिसका काम क्या होगा, जैसा इसका नाम है एस्केप, ऐसा इसका काम होगा, एस्केप करना। तो जो हम 2024 में जो हम साइंटिस्ट, जो अपने साइंटिस्ट को स्पेस में भेजेंगे ना, तो बाई चांस कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए, ठीक है, और मिशन को अबॉर्ट करना पड़ जाए। तो ये जो हमारा लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर है, ये लो एल्टीट्यूड से हमारे क्रू को सेफली हमारे कहाँ पे ले आएगा, नीचे ज़मीन पे ले आएगा। ठीक है, तो उसके लिए इसरो ने इसको डेवलप किया है। ओके, मूव करते हैं हमने नेक्स्ट करंट अफेयर पे। नेक्स्ट हमारा खय्यम। ये क्या चीज़ है खय्यम? तो ये गाइज एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट है और कहाँ की है? ईरान की है। ठीक है, ईरान की सैटेलाइट है खय्यम, जिसको अभी अभी रशिया ने लॉन्च किया है, क्योंकि ईरान के पास अपने लॉन्चिंग व्हीकल्स नहीं है। ठीक है, तो रशिया ने लॉन्च किया है, रशिया का रॉकेट है, रॉकेट का नाम है सोयूज। तो अपने सोयूज रॉकेट को यूज़ करते हुए रशिया ने ईरान की सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ठीक है, जो ये नाम है सैटेलाइट का खय्यम, तो ये एक साइंटिस्ट के नेम के पीछे लगा हुआ है। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे पुराने ज़माने में, उमर खय्यम। ठीक है, तो उन्हीं के नेम के पीछे इसका नाम रखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट कमर्शियल स्पेस ऑब्जर्वेटरी विल बी सेटअप इन गढ़वाल डिवीजन ऑफ उत्तराखंड। इंडिया की पहली कमर्शियल स्पेस ऑब्जर्वेटरी जो है वो इंस्टॉल की जाएगी गाइस उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में। ठीक है, रीजन आपको पता है उत्तराखंड का, ये आपका गढ़वाल रीजन। ठीक है, दिस इज गढ़वाल रीजन। यहाँ पे इसी रीजन में इंस्टॉल की जाएगी इंडिया की पहली कमर्शियल स्पेस ऑब्जर्वेटरी। ये आपका गढ़वाल रीजन है, दिस इज कुमाऊं रीजन। ठीक है, दिस इज हरिद्वार एंड दिस इज देहरादून। ठीक है, यानी यहाँ पे नीचे उधम सिंह नगर। ठीक है तो इस गढ़वाल रीजन में आपकी पहली इंडिया की कमर्शियल स्पेस ऑब्जर्वेटरी जो है वो इंस्टॉल की जाएगी। ठीक है, ऑब्जर्वेटरी का नाम है गाइस स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, SSSA, स्पेस सिचुएशनल एक ज़्यादा लगा दिया। ऑब्जर्वेटरी का नाम है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, जो कि हेल्प करेगी गाइस इन मॉनिटरिंग द स्पेस वेस्ट को मॉनिटर करने में, एंड मिलिट्री सैटेलाइट्स को मॉनिटर करने में ये हमारी हेल्प करेगी। एंड इसको डेवलप किया है गाइस दिगंतरा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने। ठीक है, ये इन्होंने इसको क्या किया है, डेवलप किया है। ओके, नेक्स्ट गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी। तो गाइस न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि गुजरात जो है हमारा वो बन गया है फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रिलीज ए डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी। सेमीकंडक्टर पॉलिसी रिलीज करने वाला पहला इंडियन स्टेट बन गया है गुजरात। ठीक है, और यहाँ पे ना इसी सेमीकंडक्टर पॉलिसी के अंडर यहाँ पे एक सेमिकॉन सिटी भी बनाई जाएगी। ठीक है, कहाँ पे? हमारे जो धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है वहाँ पे। ठीक है, धोलेरा एक प्रपोज स्मार्ट सिटी है, गुजरात में बन रही है। ठीक है, और इसी धोलेरा में बनाई जाएगी सेमिकॉन सिटी। ठीक है, और गुजरात हमारा बन गया है पहली स्टेट टू हैव ए डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी। इसी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड एक और न्यूज़ में थी, इंडिया में एक कमेटी है, कमेटी का नाम है अश्वनी वैष्णव कमेटी। ये सेमीकंडक्टर काफ़ी न्यूज़ में है, तो इनसे ज़रा एक बार पढ़ के जाना। ठीक है, अश्वनी वैष्णव कमेटी थी हमारी, मैंने ये बताया भी था। ये गाइस रिलेटेड है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, इससे रिलेटेड है। ठीक है, ये जो अश्वनी वैष्णव हैं ये हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है,
तो और ये एसनोवी वैष्णव कमेटी है गाइज, ये रिलेटेड है टू सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट ये हमारा अवार्ड है। मेरे को ये प्रोनाउंस करना नहीं आता, जिसको आता है वो पढ़ लेना, ठीक है। अवार्ड है, अभी अभी गाइस न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये हमारा फ्रेंच का ना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। जैसे हमारे इंडिया में होते हैं ना पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है, ऐसे ही फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि मिला है हमारे कांग्रेस लीडर शशि थरूर को, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ना यहाँ पे ना एक फ्रेंच लैंग्वेज में एक स्पीच दी थी बहुत अच्छे से, ठीक है, और इसलिए इनको मिला है, ठीक है, और बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। अगर सीरियस इंग्लिश में 100/100 आपको चाहिए तो इनसे बात कर लो, क्लास वगैरह अगर ले लें तो आपकी, ठीक है। इसके अलावा शशि थरूर को पीछे भी मिला था, ठीक है, जो स्पेनिश गवर्नमेंट का भी एक अवार्ड मिला था, ये इसका नाम है, दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आपका, वैसे आएगा नहीं है, इतना बड़ा नाम क्यों ही पूछेगा वो, पता नहीं, फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, शशि थरूर को मिला है। ओके, नेक्स्ट, फॉर्मर जर्मन चांसलर एंजेला मेर्केल हैज़ वॉन द यूनेस्को फेलिक्स हाउफवेट-बोगेनी पीस प्राइज 2022। ये हमारा यूनेस्को का एक पीस प्राइज़ है जो किसको मिला है, जर्मनी की फॉर्मर चांसलर को, ये उनका नाम है, ठीक है। और किस लिए मिला है, फॉर आवर एफर्ट्स फॉर वेलकमिंग एंड प्रोटेक्टिंग रिफ्यूजीज, ठीक है, रिफ्यूजीज को वेलकम और प्रोटेक्ट करने के लिए इनको ये मिला है। ओके, नेक्स्ट, 13th एडिशन ऑफ इंडियन फिल्म फेस्टिवल्स ऑफ मेलबोर्न, ठीक है। तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल होते हैं गाइस, हमारे इंडिया में भी होते हैं और मेलबोर्न में होते हैं, ठीक है, मेलबोर्न में भी होते हैं। मेलबोर्न सबसे पहले तो आपको पता है कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है, जिसकी कैपिटल है कैनबरा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे इंडियन फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, जिसका 13th एडिशन अभी अगस्त के महीने में हुआ था, जिसमें गाइस बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है 83, ठीक है, जो कि बेस्ड है हमारे क्रिकेटर के ऊपर, ठीक है, कपिल देव जी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, जिसमें लीड रोल किया था वो किया था रणवीर सिंह ने, ठीक है, जिसके लिए इनको मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड, ठीक है। उसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है सैफाली शाह को फॉर द मूवी जलसा। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला गई सुजीत सिरकर को फॉर द मूवी सरदार उधम। ये तो इनको कई बार मिल चुका है इसी मूवी के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, ठीक है। एंड द बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दो मिले हैं, एक तो मिला है सुजीत सिरकर जी को और एक मिला है अपर्णा सेन को फॉर द मूवी रैपिस्ट, द रैपिस्ट इनकी मूवी थी, ठीक है, ये 4 लिखना था, प्रो लिख दिया, ठीक है। एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है कपिल देव को, जिनके ऊपर मूवी 83 क्या थी, बेस्ड थी, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन एफकेट में काफ़ी आते हैं, ठीक है, सीरीज में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं लेकिन एफकेट में आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट करंट अफेयर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अभी अभी इंडिया के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है जस्टिस उदय उमेश ललित, जो कि हमारे इंडिया के 49 चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। और इनको अपॉइंट कौन करता है गाइस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एक बात याद रखना, हमारे जजेस, चाहे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो प्लस हमारे सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज हो, हमारे हाई कोर्ट का कोई भी जज हो, ठीक है, हाई कोर्ट का कोई जज हो या हाई कोर्ट का कोई चीफ जस्टिस हो, इन सभी को गाइस हमारे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन ये होता है, कंफ्यूजन हम हाई कोर्ट वाले में ना हम ये सोचते हैं कि हाई कोर्ट वालों को तो गवर्नर अपॉइंट करता होगा, लेकिन नहीं, ठीक है, क्योंकि जो जुडिशरी है ना हमारी, जुडिशरी जो है हमारी, वो हमारी एक क्या है, वो हमारा इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ठीक है, एक ही लेवल पे काम करती है हमारी, ठीक है, स्टेट में और यूनियन पे भी। इसीलिए जजेस हमारे, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, हाई कोर्ट के जज हो, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, सबको हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। गवर्नर गाइस अपॉइंट करते हैं
जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उनको, केवल और केवल डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट करते हैं गवर्नर, बाकी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब को अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर पे। अब ये कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है हमारी, ठीक है। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने अभी अपने कुछ अवार्ड्स दिए हैं, ठीक है, जिसमें से हमारा मैन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 टू 2022 का अवार्ड मिला है सुनील छेत्री जी को, ठीक है। वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर मिला है मनीषा कल्याण को, ठीक है। मेंस अमर्जिंग फुटबॉलर का अवार्ड मिला है विक्रम प्रताप सिंह को, एंड वुमेन्स अमर्जिंग फुटबॉलर मिला है मैट्रिना थॉकम को। तो यहाँ से ना क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, यहाँ से नाम दे देगा, देखो सुनील छेत्री तो सबको पता है, ठीक है। अगर उसको ऐसे क्वेश्चन बनाना होगा ना तो ऐसे बनाएगा, मनीषा कल्याण who was in news recently belongs to which field, तो वहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे आपको फुटबॉल, पॉलिटिक्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका कैसे भी आ सकता है, ठीक है। डायरेक्ट आपसे ये भी पूछ सकता है कि वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन बनी है, ये फिर आपसे नाम देके पूछ सकता है कि बताओ कि कौन से खेल से रिलेटेड है या कौन से फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है। तो इनको ज़रा अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है। तो गैस जो हमारा एक होता है मिथिलिया मखाना, ठीक है, मखाना आपको पता है, ठीक है, मिथिलिया रीजन में मिलता है तो उसे तुम बोल दिया मिथिलिया मखाना। मिथिलिया हमारा कहाँ है, हमारा है बिहार में, ठीक है। तो मिथिलिया मखाना को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है दिया गया है, ठीक है, याद रखना इसको। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग देने का फ़ायदा ये होता है कि उसकी मार्केटिंग बढ़ जाती है, इंटरनेशनल लेवल पे लोग जानने लगते हैं, वो जो एरिया होता है वहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली फ़ायदे होते हैं इसके काफ़ी, लोग जानने लगते हैं कि भाई ठीक है ऐसी चीज़ वहाँ पे मिलती है, बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी फ़ायदे हैं इसके, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा गूगल डेडिकेटेड ए डूडल टू अन्ना मानी। तो ये अन्ना मानी थी, आपने कुछ दिन पहले गूगल पे इनको देखा भी होगा, ठीक है। तो ये कौन थी, ये हमारी इंडिया की पहली फीमेल फिजिक्स साइंटिस्ट थी, नाम है अन्ना मानी। फिजिक्स के फील्ड में इंडिया की पहली फीमेल साइंटिस्ट थी। उसके अलावा ये गाइस एक मेट्रोलॉजिस्ट भी थे। मेट्रोलॉजिस्ट कौन होते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट जो हमारे वेदर की फोरकास्टिंग करते हैं या फिर वेदर साइंटिस्ट, उनको हम बोलते हैं गाइस मेट्रोलॉजिस्ट। इस टाइप के क्वेश्चन आपके रीजनिंग में आते हैं, ठीक है, कि वेदर साइंटिस्ट इज टू मेट्रोलॉजिस्ट एंड दिस इज टू दैट, ऐसे करके, ठीक है। तो जरा ध्यान रखेंगे इनको। उसके अलावा इनको हम वेदर वुमेन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है। अन्ना मानी नाम है, ठीक है, इंडिया की पहली फीमेल फिजिक्स साइंटिस्ट है, और इनको गाइस हम वेदर वुमेन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे आते हैं। इंडिया ये कुछ हमारे पर्सनालिटी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन हमारे, ठीक है। देखो जैसे मैंने सब ये ना सीरीज में रखे हैं, पहले स्पोर्ट्स, पहले एक्सरसाइजेस, मिसाइल, फिर स्पोर्ट्स, ठीक है। अब ये पर्सनैलिटीज़ आ गई, ठीक है। तो ये हमारे बहुत ही अच्छे इंसान थे अभिजीत सेन जी, ठीक है। ये हमारे एक एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट थे जो कि अभी अभी ही पास्ट वे। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अभिजीत सेन वाज इन न्यूज रिसेंटली वाज ए रिनोड। तो ये हमारे रिनोड एक एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। और ये हमारे एक प्लानिंग कमीशन हुआ करता था पहले, ठीक है। पहले एक प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको बनाया था, ठीक है, देश में इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए, ठीक है। उसके मेंबर हुआ करते थे। बाद में क्या हुआ, बाद में ऑन 1 जनवरी 2015 इस प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप करके इसकी जगह एक नई बॉडी इंट्रोड्यूस की गई जिसका नाम है नीति आयोग। कई बार बता चुका हूँ मैं ये भी आपको। नीति आयोग की फुल फॉर्म है गाइस नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो ना एफकेट में ये डेट पूछी जाती है, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, कि नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को कब रिप्लेस किया था। तो ये किया था हमारा ऑन 1 जनवरी 2015 को। ये हमारी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनाया गया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम बंगाल
फ्रॉम हरियाणा won gold in Asian Junior Championships 2022। तो अंतिम पंगाल ये हमारी एक क्या है, रेसलर है, फीमेल रेसलर है, ठीक है, रेसलर है, हरियाणा से है, ठीक है। तो इन्होंने एशियन जूनियर चैंपियनशिप में गाइस हरियाणा की तरफ, इंडिया की तरफ से क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। और इसी के साथ ये इंडिया की पहली अंडर 20 फीमेल वर्ल्ड चैंपियन बन गई है रेसलिंग में। ओके, एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं, इनका जो ये नाम है अंतिम, इसके पीछे एक स्टोरी है। स्टोरी ये है कि ये जो पैदा हुई, तो पहले के टाइम पे क्या होता था ना, विलेजेस में लोग समझते थे कि वो चाहते थे कि हमें क्या हो, लड़के पैदा हो, लड़कियां ना हो, ठीक है, ऐसा मानते थे। लड़कियां पैदा हो जाएं तो वो उनको एक बैड लक कंसिडर करते थे, ठीक है। तो ये अंतिम जी अपने पेरेंट्स को आई थिंक 3rd या 4th डॉटर जो है वो हुई थी, ठीक है। तो इन्होंने ना एक इनका नाम रख दिया अंतिम, ठीक है, जिसका मतलब था कि दे डोंट वांट एनी डॉटर, ठीक है, मतलब उनको और ज़्यादा डॉटर्स अब नहीं चाहिए, ठीक है। इनका नाम रख दिया अंतिम। अंतिम का मतलब होता है इंग्लिश में लास्ट, ठीक है। तो ना उनके गांव में ना एक रिचुअल होता था कि अगर तुमको और बच्चे नहीं चाहिए ना, तो अपने लास्ट बच्चे का नाम रख दो अंतिम, ठीक है। तो उनको और डॉटर्स नहीं चाहिए थी, ठीक है, तो उन्होंने इनका नाम रख दिया था अंतिम। एंड नाउ से बिकम इंडियाज फर्स्ट अंडर 20 फीमेल वर्ल्ड चैंपियन इन रेसलिंग, ठीक है। तो ना इनको ना आप ऐसे एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एज ए एग्जाम्पल कैसे यूज़ कर सकते हो, जैसे आप CAPF का पेपर देते हो, वहाँ पे आता है पेपर 2 आता है, ठीक है, जहाँ पे टॉपिक्स आते हैं। तो मान लो वहाँ पे कोई वुमेन से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन आ गया, वुमेन एम्पावरमेंट, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि वुमेन जो है वो मैन से पीछे नहीं है, ठीक है, आपको उसके ऊपर ऐसे लिखना है, तो आप इनका एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। तो ना आपको ना ऐसे लिखना होता है ताकि अच्छा लगे, आपको ना एग्जाम्पल देने होते हैं वहाँ पे ऐसे में, ठीक है। स्कूल में जैसे लिख के आते हैं ना, वैसे नहीं लिखना होता, ठीक है, आपको रियलिस्टिक चीज़ें लिखनी होती हैं, ठीक है। तो आप इनको एज ए एग्जाम्पल वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा फैक्चुअल आपका वो पॉइंट्स जो हैं वो लगेंगे, ठीक है, और एग्जामिनर को भी लगेगा हाँ भाई बंदे को क्या है, नॉलेज है। एक्चुअली मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है ना, एंड ये वीडियो मेरे को कल बनानी थी, और इसी वजह से मैं कल बना नहीं पाया, मेरे से मतलब ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, ठीक है। तो थोड़ी अगर ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी स्लो लगे तो आप 2x करके देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नीरज चोपड़ा विंस लोसेन डायमंड लीग। तो नीरज चोपड़ा सब जानते हैं, गोल्डन बॉय बोलते हैं इनको। तो उन्होंने अभी अभी जीती है गाइस लोसेन डायमंड लीग, ठीक है। इसी के साथ ये हमारे पहले इंडियन बन गए हैं टू विन द डायमंड लीग, ठीक है। डायमंड लीग जीतने वाले पहले इंडियन बन गए हैं हमारे नीरज चोपड़ा, ठीक है। जहाँ पे इनका थ्रो था गाइज 89.08 मीटर का इनका थ्रो था। ये थ्रो दिस इज इम्पोर्टेंट, पूछा जा सकता है FCAT में, ठीक है, कि थ्रो कितना था इनका, ठीक है। इससे पहले अगर हम बात करें, इससे पहले नीरज चोपड़ा जी से पहले विकास गोडवा जो कि हमारे क्या है डिस्कस थ्रोवर हैं, वो हमारे थे ओनली इंडियन टू फिनिश इन टॉप थ्री में फिनिश करने वाले ओनली इंडियन थे विकास गोडा जी, ठीक है। और इन्हीं विकास गोडा जी को पीछे छोड़ते हुए नीरज चोपड़ा बन गए हैं ओनली इंडियन टू विन द डायमंड लीग, ठीक है। थ्रो आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट है, तो ना थ्रो आप लिख लीजिए, ठीक है। डायमंड लीग का थ्रो था इनका 89.8 मीटर, ठीक है। उसके अलावा ओलंपिक्स की अगर हम बात करें यहाँ से ओलंपिक्स की, तो ओलंपिक्स में भी इन्होंने गोल्ड जीता था। ओलंपिक्स में गाइज इनका थ्रो था 87.58 मीटर, जहाँ पे इन्होंने जीता था क्या, गोल्ड मेडल, ठीक है। उसके बाद रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले एक हुई थी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसके बाद इनको इंजरी हो गई थी, इसकी वजह से ये एशियन गेम्स में भी नहीं जा पाए थे, ठीक है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप यहाँ पे इनका थ्रो था गाइज 88.13 मीटर्स,
ठीक है, जहाँ पे इन्होंने जीता था सिल्वर। अब देखो ओलंपिक्स में 87.58 मीटर थ्रो करके इन्होंने जीत लिया गोल्ड, लेकिन उससे ज़्यादा थ्रो करने के बाद भी वर्ल्ड एथलेटिक्स में इन्होंने जीता सिल्वर। तो यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है, अगर आप किसी चीज़ में बहुत ही अच्छे हैं ना, तो आपको मतलब और अच्छे बनने की कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है, हमें ये नहीं पता होता कि हमारे जो हमारा ओपोनेंट है या कोई और है वो हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है। ठीक है, और हम मेहनत नहीं करेंगे ना, तो बेशक आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, वो आपको एक दिन पीछे छोड़ ही देगा। ठीक है, बट अगेन इन्होंने लोसेन डायमंड लीग जीत के फिर से प्रूव कर दिया है। ठीक है ठीक है, फिर से नया रिकॉर्ड सेट कर दिया इन्होंने 89.8 मीटर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेस ओलंपियाड 2022। तो अभी अभी कुछ दिन पहले गाइस चेस ओलंपियाड हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चेन्नई में हुआ था। और पहला वो ऐसा चेस ओलंपियाड है जो कि इंडिया में हुआ है। ओरिजिनली इसको होना था गाइस रशिया में। ठीक है, लेकिन रशिया में ये नहीं हो पाया और कहाँ पे हुआ? चेन्नई में हुआ। और ये पहला चेस ओलंपियाड है जो कि इंडिया में हुआ है। ठीक है, इसका अगर बात करें चेस ओलंपियाड, इसका मस्कोट था थम्बी। ठीक है, तो ये फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से न्यूज़ क्या है? यहाँ से न्यूज़ ये है कि हमारा एक वुमेन की टीम थी जिसमें हमारी कौन कौन थी? ये लेडीज़ थी, कोनोरो हम्पी, हरिका दोनावली, तानिया सचदेव, आर वैशाली एंड भक्ति कुलकर्णी। ये हमारी बन गई गाइस फर्स्ट एवर इंडियन वुमेन्स टीम टू विन ए मेडल एट एन ओलंपियाड। ठीक है, पहली ऐसी इंडियन वुमेन टीम बन गई है ओलंपियाड में कोई मेडल जीतने वाली। ठीक है, चेस ओलंपियाड में जीता है इन्होंने मेडल। कहाँ पे हुआ था? चेन्नई में हुआ था। अब यहाँ से भी ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, नाम देके पूछ लेगा, बताओ तानिया सचदेव किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? ठीक है, तो ये रिलेटेड है किससे? चेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट लेजेंड विराट कोहली हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एंड जस्ट द फर्स्ट इंडियन sorry, Virat Kohli has become the first Indian and just the second player overall in cricket history to play 100 matches each in all the three formats of the game। मतलब तीनों फॉर्मेट में 100 मैचेस प्ले खेलने वाले इंडिया के पहले क्रिकेटर एंड वर्ल्ड में ओवरऑल सेकंड क्रिकेटर बन गए हैं विराट कोहली। ओके, ठीक है, फर्स्ट क्रिकेटर थे रोस टेलर। और विराट कोहली बन गए हैं सेकंड क्रिकेटर इन वर्ल्ड टू प्ले 100 मैचेस इन ऑल द थ्री फॉर्मेट्स। एंड इंडियन की बात करें तो बन गए हैं पहले इंडियन क्रिकेटर। उसी के साथ आयरलैंड के ऑलराउंडर केविन ओब्रायन अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है, आयरलैंड के ऑलराउंडर प्लेयर हैं केविन ओब्रायन, इन्होंने अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट से क्या कर दिया है? रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स। तो अभी अभी हुआ था ग्रैंड प्रिक्स। ग्रैंड प्रिक्स क्या होता है हमारे आपको पता है? जो F1 हमारी रेसिंग होती है, F1 रेसिंग होती है, तो उस एक सीरीज में जितनी भी रेस होती है F1 रेसिंग में, उसको हम बोलते हैं ग्रैंड प्रिक्स गाइस। ठीक है, तो हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। ठीक है, मैक्स वर्स्टैपेन हमारे नीदरलैंड के हैं और रेडबुल के ड्राइवर हैं। ठीक है, जिन्होंने जीता है हंगरी ग्रैंड प्रिक्स। इसी के साथ इन्होंने गाइस बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। ओके, और ये लुइस हैमिल्टन ये सेकंड आए थे। नॉट इम्पोर्टेंट, छोड़ दो इसको, बस ये याद रखो हंगरी ग्रैंड प्रिक्स एंड बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स दोनों के दोनों जीते हैं मैक्स वर्स्टैपेन ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये कुछ मिसलेनियस हैं, छोटे छोटे ध्यान रखने चाहिए आपको। आइकॉनिक टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स कहाँ की है? सबसे पहले तो यूएसए की है, टेनिस की प्लेयर हैं। ठीक है, जिन्होंने अपनी क्या कर दिया? रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। उसके अलावा दही हांडी, आपको पता है जन्माष्टमी पे जो खेलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं दही हांडी।
तो वो महाराष्ट्र में ना उसको एक ऑफिशियल स्पोर्ट का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, इसको अब एक एडवेंचर स्पोर्ट माना जाएगा। ठीक है, उससे पहले बच्चे ऐसे ही खेलते रहते थे, कोई कंसिडर नहीं करता था, लेकिन महाराष्ट्र इंडिया की पहली स्टेट बन गई है टू गिव ऑफिशियल स्टेटस ऑफ ए गेम टू दही हांडी। ठीक है, नेक्स्ट FTX क्रिप्टो कप। तो यहाँ से सबसे पहले ये क्वेश्चन आ सकता है कि FTX क्रिप्टो कप कौन से गेम से रिलेटेड है। तो गाइज ये रिलेटेड है चेस से। ठीक है, तो अभी अभी हुआ था क्रिप्टो कप, जिसमें हमारे आर प्रगनंदा हमारे इंडिया के 16 ईयर ओल्ड ग्रैंड मास्टर हैं, इंडिया के यंगेस्ट हैं। कहाँ से हैं? तमिलनाडु से हैं, जिन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे से हैं, उनको इस साल में तीसरी बार हराया है। ओके, लेकिन फिर भी कार्लसन ये टाइटल जीत गए बाय स्कोरिंग मोस्ट पॉइंट। लेकिन आपसे यहाँ से इम्पोर्टेंट ये है कि FTX क्रिप्टो कप्स रिलेटेड है चेस से, और आर प्रगनंदा हमारे इंडिया के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर हैं। कहाँ से हैं? तमिलनाडु से हैं। और मैग्नस कार्लसन कहाँ से हैं? नॉर्वे से हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया टू होस्ट UNSC मीट ऑन काउंटर टेररिज्म। ठीक है, तो ये हमारी UNSC क्या है? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसकी एक मीटिंग होगी काउंटर टेररिज्म के ऊपर। तो वो कहाँ पे होने वाली है गाइस? वो इंडिया में होगी फॉर द फर्स्ट टाइम। और कहाँ पे? इंडिया में दिल्ली और मुंबई में अगले महीने होने वाली है। ओके, ये हमारा यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसकी काउंटर टेररिज्म के ऊपर मीटिंग इंडिया में होने वाली है, दिल्ली और मुंबई में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ये किस किस के बीच में है गाइज? ये है इंडिया और रशिया के बीच में। इंडिया और रशिया को कनेक्ट करता है 7200 लॉन्ग मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट that combines road, rail and maritime routes connecting Russia and India via Central Asia and Iran। तो ये रोड, रेल एंड मैरीटाइम रूट्स को कंबाइन करके टोटल 7200 किलोमीटर लॉन्ग रूट है, जो कि इंडिया और रशिया को कनेक्ट करता है वाया ईरान एंड सेंट्रल एशिया, जिसको आप ये मैप पे देख के समझ सकते हो। ये जो आपका है ना रेड वाला, दिस इज INSTC, दिस इज। ठीक है, पहले क्या होता था? पहले अगर हमें मैरीटाइम रूट से अगर रशिया जाना होता था तो हम यहाँ से जाते थे, यहाँ से स्वेज कैनाल से होते हुए। ठीक है, ये गल्फ ऑफ एडेन है, दिस इज गल्फ ऑफ एडेन। देन यहाँ से रेड सी से होते हुए, देन यहाँ पे स्वेज कैनाल है, जो कि ये रेड सी है, ये दिस इज द रेड सी, दिस इज मेडिटेरियन सी। तो ये स्वेज कैनाल है यहाँ से, दिस इज स्वेज कैनाल, जो कि कनेक्ट करती है किसको? रेड सी और मेडिटेरियन सी को। एंड दिस इज गल्फ ऑफ अडेन। तो पहले अगर हम इंडिया से रशिया जाना होता था, ठीक है, वाया मैरीटाइम रूट, तो ये इतना लंबा रास्ता था, यहाँ से होते हुए अरेबियन सी से, देन गल्फ ऑफ अडेन, देन रेड सी, देन वाया स्वेज कैनल, देन मेडिटेरियन सी, एंड यहाँ से आपको यहाँ से ऐसे रशिया पहुँचना पड़ता था। लेकिन अभी बना दिया गया है ये रेड वाला जो आप देख रहे हैं, ये एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जो कि ईरान से होके ईरान से पास करता है। ठीक है, ईरान से, एंड देन यहाँ पे अरेबियन सी से हम यहाँ से पाकिस्तान और को भी हम क्या कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे ना काफ़ी रूट जो है इंडिया और रशिया के बीच में काफ़ी टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही ये स्टार्ट होने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए, ये कनेक्ट करता है इंडिया एंड रशिया को। ठीक है, जिसमें आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से लेके ये हमारा मैरीटाइम रूट है, देन आगे ये हमारा रोड एंड ट्रेन रूट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। तो आसियान और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी अभी, कहाँ पे? कंबोडिया में। अभी आसियान क्या है? अभी आसियान एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। याद रखना, इंडिया हमारा
आसियान का पार्ट नहीं है। ठीक है, इंडिया जो है गाइज हमारा, इंडिया साउथ एशिया में आता है गाइज। ठीक है, साउथ एशिया में आता है, साउथ ईस्ट एशिया में नहीं आता, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो कहीं भी अगर आपको ऐसा पॉइंट लगे जहाँ पे मेंशन हो साउथ ईस्ट एशिया और वहाँ पे लिखा हो इंडिया को उसका एक पार्ट, तो समझ जाना वो क्या है, गलत है। क्योंकि इंडिया जो है वो साउथ एशिया का पार्ट है, साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो ये हमारा आसियान है इसमें हमारे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आते हैं, और जो कि इंडिया हमारा एक साउथ ईस्ट एशियन नहीं है, तो इंडिया आसियान का पार्ट नहीं है। ठीक है, आसियान के अगर हम हेडक्वार्टर्स की बात करें तो हेडक्वार्टर्स है इसके जकार्ता में, जो कि कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है। पहले जकार्ता जो है इंडोनेशिया की कैपिटल हुआ करती थी, लेकिन अभी जो है इंडोनेशिया की कैपिटल को जकार्ता से नोसांत्रा में शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, तो आसियान कंट्रीज के जितने मेंबर्स हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर्स और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर के बीच में एक मीटिंग हुई थी, जो कि कहाँ पे थी, कंबोडिया में हुई थी। वेन्यू इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म, हेडक्वार्टर्स, और ये पता होना चाहिए इंडिया आसियान का एक मेंबर नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्चर मिनिस्ट्री प्लस गूगल लॉन्चेस इंडिया की उड़ान इनिशिएटिव टू मार्क 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। बाकी ये सब कुछ नहीं है, ये इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपका क्लियर हो गया। ठीक है, इनिशिएटिव का नाम है इंडिया की उड़ान, लॉन्च किया है कल्चर मिनिस्ट्री प्लस गूगल ने। ठीक है, टू मार्क 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, बस ना नोट्स आपको ऐसे बनाने हैं, आपको ऐसे बनाने हैं, आपको लिखना है इंडिया की उड़ान। ठीक है, ऐसे डॉट्स लगा के आपको लिखना है किसने लॉन्च किया है, कल्चर मिनिस्ट्री प्लस गूगल ने। ठीक है, किस लिए, टू मार्क 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। बस 2 लाइन लिखी, बन गया आपका नोट्स। बाकी ये नोट्स में ऐसे ये कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो तो स्लाइड्स को थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए लिखनी पड़ती है। नेक्स्ट, 75 रैमसर साइट्स इन 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिया में अभी 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पूरे हो गए हैं, इसी के साथ इंडिया में 75 रैमसर साइट्स मिली हैं, टोटल हो गई हैं। ठीक है, अभी 15 अगस्त के आसपास, 14 या 15 अगस्त को गवर्नमेंट ने 11 नए वेटलैंड जो हैं वो हमारे क्या किए थे, अनाउंस किए थे। ठीक है, उससे पहले भी काफ़ी सारे वेटलैंड्स जो हैं पिछले महीने जुलाई में भी इनको किया गया था डिक्लेयर। ठीक है, तो मैं सारे ना आपको लिखवा लेता हूँ। तो सबसे पहले जुलाई के महीने में, ये तो मैं जुलाई की वीडियो में भी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ भी बता देता हूँ, जुलाई के महीने में 5 न्यू रैमसर साइट्स जो हैं वो डिक्लेयर की गई थी। उनके नाम लिखवा देता हूँ मैं, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले कारिकेली बर्ड सेंचुरी, नेक्स्ट, ये पतला नहीं होता, नेक्स्ट है पाली करनाई, जस्ट अ सेकंड, मैं ये वीडियो पॉज करके लिख देता हूँ वरना आपका काफ़ी टाइम जाएगा। तो ये आपकी सबसे पहले जुलाई में 5 नई रैमसर साइट्स जो हैं वो ऐड की गई थी। तो ये हमारी सबसे पहले कारिकाली बर्ड सेंचुरी, ये पली करनाई मार्श फॉरेस्ट एंड पीचावरम मैंग्रोव, ये तीनों हैं हमारी गाइस तमिलनाडु में। ठीक है, उसके अलावा पाला वेटलैंड ये है मिज़ोरम में, एंड साक्या सागर ये है हमारी एमपी में। उसके अलावा फिर अगस्त की स्टार्टिंग में 10 नई रामसर साइट्स जो हैं वो ऐड की गई थी, जिनमें हमारी कोथाकोरम बीएस मतलब बर्ड सेंचुरी, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, वेम्बनोर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वेलोडे बर्ड सेंचुरी, वेदांकल बर्ड सेंचुरी, एंड ये जो भी है उद्यांगमार्थनापुरम बर्ड सेंचुरी। ठीक है, ये 6 की 6 ये भी हमारी कहाँ पे है, तमिलनाडु में। एंड उसके अलावा लास्ट में ये सतकोसिया गोर्ज ओडिशा, नंदा लेक गोवा, रंगाना थीतू बर्ड सेंचुरी कर्नाटका, एंड सिरपुर वेटलैंड एमपी। ठीक है, तो ये 10 ऐड की गई थी अगस्त के फर्स्ट वीक में।
एंड उसके बाद इंडिपेंडेंस डे के आसपास 14 या 15 अगस्त को 11 नई रैमसर साइट जो है वो ऐड की गई थी, जिनमें है तंपारा लेक ओडिशा, हीराकुंड रिजर्वोयर ओडिशा, अंसुपा लेक ये भी ओडिशा, यशवंत सागर इंदौर, चित्रांगुला बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, सुचिद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु, वेदूर बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, कांजीकुलम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, थाने क्रीक महाराष्ट्र, ये है हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व JNK एंड शालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन JNK। तो आज के टाइम पे टोटल 75 बर्ड सेंचुरीज हमारे पास हो गई हैं। याद नहीं करना है इनको, बस लिख लेना है और रिवाइज करते टाइम एक बार रीड करना है, ठीक है। याद करोगे तो ना तो याद होगा और एग्ज़ाम में आएगा सब कुछ भूल जाओगे। तो इनको याद नहीं करना है, बस एक बार पढ़ना है और एग्ज़ाम में आएगा तो कर लोगे। ओके, लिख लो इनको आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्थामलाई एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है इंडिया का 31st एलिफेंट रिजर्व, और तमिलनाडु का बन गया गाइज ये 5th एलिफेंट रिजर्व। इंडिया का 31st, तमिलनाडु का 5th, नाम है अगस्थामलाई एलिफेंट रिजर्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2022 सबसे पहले रिलीज कौन करता है इसको? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा रिलीज की जाती है, ठीक है। इसमें बताया गया कि जो इंडिया है राइट नाउ इट इज़ एट द 3rd स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है ना, कि जिस हिसाब से आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है तो ना वो कुछ ट्रांजिशंस बनाई गई हैं। तो इंडिया जो है ना वो 3rd स्टेज पे है, ठीक है। इतना डिटेल में जाना आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, इकोनॉमिक्स में हो सकता है इम्पोर्टेंट, लेकिन आपके करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डिटेल में आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो इंडिया है ना वो एक्सपीरियंस कर रहा है स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, जो उसका रेट है वो कम हो रहा है, क्योंकि जो मोर्टेलिटी है वो कम हो रही है, ठीक है। एंड जो फर्टिलिटी है गाइस वो भी हमारी क्या हो रही है? कम हो रही है, जिसकी वजह से जो इंडिया का पॉपुलेशन रेट है वो स्लो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, नेवा फुल फॉर्म है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। तो प्रीवियसली इसको ई विधान के नाम से जाना जाता था, अभी इसको जाना जाता है नेशनल ई विधान से। ओके, इट इज़ अ मिशन। ये क्या बेसिकली डिजिटल इंडिया के अंदर जितने भी हमारी पार्लियामेंट्स हैं, मतलब पार्लियामेंट तो एक ही है, पार्लियामेंट प्लस जितने भी हमारे स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, इन सबको डिजिटल करके उनको एक प्लेटफॉर्म के अंडर लेके आने के लिए ये एक मिशन है। ओके, एंड ये हमारा किसका मिशन है? ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिशन है। ओके, जिसका एम है 1 नेशन 1 एप्लीकेशन। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश जो है वो इंडिया का पहला डिजिटल लेजिस्लेचर बन गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। तो अभी ये हुआ था इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, कहाँ पे? कुताइसी जॉर्जिया में हुआ था। ओरिजिनली क्यों में होने वाला था, जो कि यूक्रेन की कैपिटल है, बट ड्यू टू वॉर इन यूक्रेन ये वहाँ से शिफ्ट होके कहाँ पे हुआ? जॉर्जिया में, ठीक है। जिसमें इंडिया ने है ना जो 3rd पोजीशन हासिल की है। ओके, अलॉन्ग विद सिंगापुर 3rd पोजीशन आई है वहाँ पे इंडिया की एंड सिंगापुर की। उसके बाद बिहाइंड ईरान ऑफिशियल टीम एंड गेस्ट टीम ऑफ 4, ये सब छोड़ो, आपको याद रखनी है इंडिया की, ठीक है। इंडिया ने यहाँ पे 3rd पोजीशन ली है अलॉन्ग विद सिंगापुर, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? कुताइशी जॉर्जिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंट टॉयट कैको। अब ये क्या चीज़ है? ये जो है ना गिरगिट तो नहीं है, बट ये भी रंग बदल सकता है। ओके, तो अभी ये न्यूज़ में था इसलिए क्योंकि इसकी नई स्पीसीज मिली है केरला में।
ये केरला में एक जगह है अगस्था माला, तो वहाँ पे ना इसकी नई स्पेसिस मिली है। ठीक है, इसका कॉमन नाम है अरविंस ग्राउंड गेको, और ये इसका साइंटिफिक नाम है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। ओके, बस प्लेस याद रखना, नई स्पेसिस कहाँ पे मिली है, केरला में मिली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोराडिया आइलैंड। अब ये कोराडिया आइलैंड क्या है? तो ये हमारी एक दुनिया की पहली हाइड्रोजन पावर पैसेंजर ट्रेन का नाम है कोराडिया लिंक। रिसेंटली इनको लॉन्च किया है जर्मनी ने। जर्मनी हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट फ्लीट ऑफ हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर्स ट्रेन कोराडिया आइलैंड। वर्ल्ड की पहली ऐसी ट्रेन है जो कि चलेंगी किससे, हाइड्रोजन से, जिसकी मैक्सिमम रेंज होगी 1000 किलोमीटर। ओके, मतलब एक बार हाइड्रोजन से मतलब फुल कर दो इनको, 1000 किलोमीटर तक ये चली जाएंगी, एंड मैक्सिमम स्पीड होगी इनकी 140 किलोमीटर पर आवर। लॉन्च किया गया है इनको बाय जर्मनी। जर्मनी ने इनको क्या किया है, लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंग प्रोजेक्ट। सिंग प्रोजेक्ट, अब ये क्या चीज़ है? सिंग प्रोजेक्ट फुल फॉर्म है इसकी गाइस, स्पेक्ट्रोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेबुलर गैस। ये एक प्रोजेक्ट है किस किस के बीच में, बिटवीन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड रशियन एकेडमी ऑफ साइंस। इन दोनों के बीच में एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट का काम क्या है? प्रोजेक्ट का काम है टू डेवलप ए पेलोड फॉर चाइनाज तियांगोंग स्पेस स्टेशन। चाइना का एक एम है एक स्पेस स्टेशन लॉन्च करने का खुद का, जिसका नाम है तियांगोंग स्पेस स्टेशन। ओके, एम नहीं, मतलब सॉरी, इसको ऑलरेडी जो है ना लॉन्च किया जा चुका है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट इंडिया और रशिया के बीच में एक कोलैबोरेशन है, जिसके अंडर डिज़ाइन किया जाएगा इसके लिए पेलोड। तो ये न्यूज़ में इसलिए था कि जो इंडिया एंड चाइना के बीच में इंक्रीजिंग टेंशन्स हैं, उसकी वजह से इस प्रोजेक्ट पे अफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो आपको पता होना चाहिए, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए क्या है। ठीक है, उसके अलावा तियांगोंग स्पेस स्टेशन कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है? चाइना से बिलोंग करता है। ये तो आप नाम देख के वैसे भी कर लेते हैं, तियांगोंग। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टॉकहोम वर्ल्ड वाटर वीक 2022। अभी स्टॉकहोम वर्ल्ड वाटर वीक बनाया गया था फ्रॉम 23 अगस्त टू 1 सितंबर। ओके, इसको ऑर्गेनाइज करता गाइज हमारा स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट सिंस 1991। 1991 में पहला वर्ल्ड वाटर वीक बनाया गया था। ऑर्गेनाइज इसको करता आ रहा है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। और इस बार का वर्ल्ड वाटर वीक का थीम था सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। ये इसका इस बार क्या था, थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस थोड़े ही और बचे हैं, बस कंप्लीट होने वाले हैं। स्मृति वन मेमोरियल कहाँ पे है? ये गुजरात में। तो अभी इसको प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है। ये किस लिए इनॉग्रेट किया है? तो जो 2001 में गुजरात में जो अर्थक्वेक आए थे ना, उसी के लिए ये मेमोरियल बनाया गया है। और ना ये हमारा इंडिया का पहला अर्थक्वेक मेमोरियल है, इंडियाज फर्स्ट अर्थक्वेक मेमोरियल। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इंडिया का पहला अर्थक्वेक मेमोरियल कहाँ पे बना है? या फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि स्मृति वन मेमोरियल बताओ क्या है, या फिर ऐसे आ सकता है कि कहाँ पे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल सेतु। अभी एक और, ये भी हमारा गुजरात में ही है, प्राइम मिनिस्टर ने अभी भी इनॉग्रेट किया है। अटल सेतु अहमदाबाद में साबरमती रिवर के ऊपर ये बनाया गया है। और जो आपकी अहमदाबाद की सिटी है ना, वो मतलब वो जो हमारी साबरमती रिवर है ना, वो हमारे अहमदाबाद शहर में फ्लो करती है, और इसी रिवर के ऊपर बनाया गया है अटल ब्रिज। ये आपका फोटो में ऐसा दिखता है, दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी ऑफ जिब्राल्टर has now eventually been recognized as a city 180 years after it was granted the status. It was ceded to Britain in 1713 following the War of Spanish. देखो ओरिजिनली हमारी है यहाँ पे जिब्राल्टर, एक शहर है। मैप पे आप देखो तो मैप पे आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये दिख रहा है आपका, ये वाला एंड, यहाँ पे ये हमारा क्या है,
अफ्रीका है, दिस इज़ अफ्रीका एंड दिस इज़ यूरोप। तो यूरोप में ये बिल्कुल सदर्न टिप पे, यहाँ पे जूम करके आप देखो, यहाँ बिल्कुल यहाँ पे दिस इज़ जिब्राल्टर, ठीक है, एंड दिस इज़ अफ्रीका एंड दिस इज़ हमारा यूरोप, हमारा तो नहीं है, दिस इज़ यूरोप एंड यहाँ पे सदर्न टिप पे है जिब्राल्टर। तो ये जिब्राल्टर हमारा ओरिजिनली स्पेन में आता था, लेकिन इन 1713 इसको सीड कर दिया गया था ब्रिटिश को। तो उस दिन के बाद से आज तक ये हमारे ब्रिटिश के अंदर है। ओके, और भी ज़्यादा जूम करके देखना तो आप यहाँ से देख सकते हो, दिस इज, एंड ये जो वाटर वे है ना, दिस इज, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यहाँ पे देखो, यहाँ पे इधर आपका ये मेडिटेरियन सी है, दिस इज योर एटलांटिक ओशन। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को आप बोल सकते हो कि ये कनेक्ट करती है एटलांटिक ओशन एंड मेडिटेरियन सी को, या फिर ऐसे कर सकते हो सेपरेट करती है यूरोप एंड अफ्रीका को। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर सेपरेट करती है यूरोप एंड एशिया को, ये भी बोल सकते हो आप। और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर गाइस कनेक्ट करती है किसको, एटलांटिक ओशियन को एंड मेडिटेरियन सी को। एंड जिब्राल्टर एक शहर है, ब्रिटिश की ओवरसीज टेरिटरी है, जिसको 1713 में बाय स्पेनिश ब्रिटिशर्स को सीड कर दिया गया था। इसको अभी एक ऑफिशियली इसको स्टेटस दे दिया गया है एक शहर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, परवाज मार्केट लिंकेज स्कीम। अब ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो परवाज मार्केट लिंकेज स्कीम कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी की है? तो गाइस इसको अभी लॉन्च किया गया है बाया जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट, हिम ड्रोन एथॉन प्रोग्राम विच वाज इन न्यूज़ रिसेंटली वाज लॉन्च्ड बाय ए, किसने इसको लॉन्च किया गया था? तो गाइस इसको लॉन्च किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा। सॉरी, तो इट वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी इन एसोसिएशन विद द ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ड्रोन से रिलेटेड ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम का नाम है हिम ड्रोन एथॉन प्रोग्राम। इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया गया था इन एसोसिएशन विद ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोशनी। अब ये रोशनी क्या चीज़ है? अब ये कोई स्कीम नहीं है। जनरली क्या होता है ना, रोशनी इस टाइप की काफ़ी स्कीम आती हैं वुमेन से रिलेटेड, बट दिस इज़ नॉट ए स्कीम। ये हमारी एक लैंड ट्रेन है। लैंड ट्रेन क्या होता है पता है? हिंदी में उसको बोलते हैं लालटेन। अरे जो रोशनी करती है, तो पहले क्या होता था, लाइट नहीं होती थी ना, तो लोग लैंड ट्रेन यूज़ करते थे। उसके अंदर ना क्या होती थी, गैस फिल होती थी। लेकिन अभी ये रिसेंटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजीज ने एक ऐसी लैंड ट्रेन डिस्कवर की है जो कि सी वाटर से चलेगी। ठीक है, क्योंकि सी वाटर जो होता है वो होता है स्लाइन। तो उस स्लाइन या साल्टी वाटर को वो यूज़ किया जाएगा उसमें एज एन इलेक्ट्रोलाइट, जो हमारे लैंप को क्या करेगा, लाइट देगा। ठीक है, और इस लैंड ट्रेन का नाम है रोशनी। तो याद रखना, ये कोई स्कीम नहीं है बल्कि एक लैंड ट्रेन का नाम है जिसको डेवलप किया गया है पाया बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। एंड ये कहाँ है आपका? दिस इज एट चेन्नई में इसके क्या है, हेडक्वार्टर्स। नेक्स्ट, फर्स्ट फंक्शनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। तो मध्य प्रदेश की मांडला बन गई है गाइज इंडिया की पहली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। अब फंक्शनली लिटरेसी क्या होती है? फंक्शनली लिटरेसी वो लिटरेसी होती है, वो रीडिंग या राइटिंग स्किल्स जो कि इंसान को चाहिए होती हैं अपनी डेली लिविंग या एम्प्लॉयमेंट टास्क कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो सच टास्क रिक्वायर रीडिंग स्किल्स बियॉन्ड द बेसिक लेवल, क्योंकि अगर आपको एम्प्लॉयमेंट करनी है तो आपको बेसिक लेवल से थोड़ा सा आगे का पता होना चाहिए ना। तो ऐसे ही हमारी पहली डिस्ट्रिक्ट बन गई है मांडला इन एमपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंगताल लेक इन दिल्ली डिक्लेयर्ड ए मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। सबसे पहले आनंगताल लेक कहाँ पे है? इट इज़ इन दिल्ली। ये इंडिया की पहली क्या बोल रहा हूँ मैं, ये बनी गई है हमारी एक मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ओके, जिसको गाइस बनाया गया था, एक किंग थे जिसका नाम था आनंगपाल टू।
इन्होंने बनाया था इन 1060 AD एंड ये बिलोंग करते थे तोमर डायनेस्टी से। ठीक है, इन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ गया आनंगताल लेक और अभी इसको डिक्लेयर किया गया है एज ए मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस आएगा बेंगलुरु में बनेगा, कहाँ पे, कर्नाटका में। एंड बनाएगा कौन, इसको बनाएगा गाइस लार्सन एंड टोरबो। ये एक हमारी कंपनी है, लिख देता हूँ मैं, लार्सन एंड टोरबो इसको बनाएंगे। इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये होगा, कहाँ पे आएगा, बेंगलोर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउन साइक्लोन कहाँ पे आया था, फिलीपींस में आया था। बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नेम याद रखो, प्लेस याद रखो। नेक्स्ट, पेन प्लस स्ट्रेटजी, ठीक है, किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से। अफ्रीकन हेल्थ मिनिस्टर्स ने इसको अडॉप्ट किया है, पेन प्लस स्ट्रेटजी को, अगेंस्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ओके, डिजीजेस। नेक्स्ट हमारे सीड स्कीम, फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs। अब ये DNTs क्या होता है, DNTs की फुल फॉर्म है गाइस डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़। तो जो हमारी डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ हैं, उनके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को लेके इस स्कीम को लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो लॉन्च किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने, किसके लिए, फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़। नोमैडिक पीपल वो होते हैं जो काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, उनको बोलते हैं नोमैडिक, और जो थोड़ा सा कम घूमते हैं वो हो जाते हैं सेमी नोमैडिक। नेक्स्ट, संजय अरोड़ा तमिलनाडु काडर IPS ऑफिसर विल बी द न्यू दिल्ली पुलिस कमिश्नर। संजय अरोड़ा हमारे दिल्ली पुलिस के नई कमिश्नर होंगे, मतलब हमारे दिल्ली पुलिस के नई चीफ होंगे, ओके। अभी इससे पहले थे हमारे राकेश अस्थाना। नेक्स्ट, हासदेव फॉरेस्ट कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है, ये न्यूज़ में था, ठीक है। इसको हम लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ भी बोलते हैं, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में है, लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ भी हम बोलते हैं। नेक्स्ट, भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है, ओडिशा में है, और एक रैमसर साइट है। इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है आफ्टर द सुंदरबन। सुंदरबन हमारा लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है इंडिया का, लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, एंड सेकेंड लार्जेस्ट है भीतरकनिका नेशनल पार्क ओडिशा में। नेक्स्ट आपका, अब ये रामसर साइट्स काफ़ी न्यूज़ में है, तो इनसे पढ़ लेते हैं ये चीज़ क्या है। तो ना हमारा एक हुआ था रामसर कन्वेंशन, जिसको हम बोलते हैं गाइस ट्रीटी ऑन कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। वेटलैंड्स की कंजर्वेशन से रिलेटेड एक ट्रीटी हुई थी रामसर में, जो कि एक शहर है ईरान में, ठीक है। तो इसी रामसर के ऊपर इस कन्वेंशन का नाम दे दिया रामसर कन्वेंशन। एंड इसी कन्वेंशन के अंडर जितनी भी हमारी साइट्स, जो वेटलैंड्स जो डिक्लेयर होते हैं, उन्हीं को गाइस हम बोल देते हैं रामसर साइट्स। तो बहुत सुने होंगे ना आपने रामसर साइट्स। तो ये कहानी है इसके पीछे, और ये हुआ था गाइस, साइन हुआ था ऑन 2 फरवरी 1971 में, एंड ये लागू हुआ था इन 1975 में। इसको हम कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड भी बोलते हैं। एंड इसी के साथ इंडिया में हमारे 75 रामसर साइट्स जो हैं वो हो गई हैं, इसको भी ज़रा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चल आइलैंड कहाँ पे है, निकोबार आइलैंड्स में है। तो ये न्यूज़ में इसलिए था, तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे भी मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं जो कि कम होते जा रहे हैं। तो नासा ने रिसेंटली बोला यार कुछ करो इसके लिए, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। कहाँ पे है, निकोबार पे। नेक्स्ट, ये आपका बस ये लास्ट में आ गए हमारे इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स। तो सबसे पहले वर्ल्ड ट्राइबल डे, या फिर इसको हम इंटरनेशनल डे फॉर वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल भी बोलते हैं, मनाया जाता है 9 अगस्त को। इस बार का थीम था द रोल ऑफ इंडिजिनियस वुमेन इन प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। नेक्स्ट, वर्ल्ड लायन डे मनाया जाता है गाइस ऑन 10 अगस्त। वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है ऑन 12 अगस्त। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है ऑन 10 अगस्त। नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है गाइस ऑन 29 अगस्त। नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है हमारा गाइस वो बनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ
जो हमारे हॉकी प्लेयर थे ना, क्या नाम था उनका, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जी थे जो कि एक हॉकी के प्लेयर थे, ठीक है। इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पे, इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी जो कि होती है 29 ऑफ अगस्त, उस पे हम बनाते हैं गाइस नेशनल स्पोर्ट्स डे। अगर हम जाने तो इनकी ना एक बुक थी जिसका नाम है गोल, जो कि इनकी क्या थी, ऑटोबायोग्राफी थी, अभी भी है। गोल इनकी क्या है, ऑटोबायोग्राफी है, हॉकी के प्लेयर हैं। इनको गाइस हम विजार्ड या फिर मैजिशियन ऑफ हॉकी भी बोलते हैं। और अभी अभी जो हमारा होता था ना, अभी अभी मीनिंग मतलब पिछले साल, जो हमारा एक राजीव गांधी खेल रत्न होता अवार्ड होता था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, उसका नाम बदल के गाइस कर दिया गया था मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, KRA मतलब खेल रत्न अवार्ड। ओके, उसके अलावा इंटरनेशनल व्हेल शार्क डे मनाया जाता है ऑन 30th ऑफ अगस्त, नेशनल जेवलिन थ्रो डे 7th ऑफ अगस्त, ठीक है। 2021 में स्टार्ट हुआ था, एंड क्यों हुआ था, क्योंकि 7 अगस्त को जो नीरज चोपड़ा जी हैं उन्होंने जेवलिन थ्रो में इंडिया के लिए क्या जीता था, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। ओके, टारगेट क्या था वो मैंने पीछे आपको बताया था, उसको भी ध्यान रखें। टारगेट मतलब थ्रो कितना था उनका, शायद 87.58 मीटर था, तो उसको ज़रा चेक कर लेना, पीछे बताया भी है मैंने वीडियो में। नेक्स्ट नागासाकी डे, नागासाकी डे मनाया जाता है गाइस 8 अगस्त को। इस दिन क्या हुआ था ना, USA ने नागासाकी के ऊपर क्या गिरा दिए थे, एटॉमिक बॉम्ब गिराए थे, ठीक है। और हिरोशिमा डे 6 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है गाइस ऑन 12th ऑफ अगस्त। इस बार का थीम था इंटर जनरेशन सोलिडरिटी क्रिएटिंग ए वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। नेक्स्ट नेशनल हैंडलूम्स डे 7th ऑफ अगस्त को, इस बार का थीम था हैंडलूम एंड इंडियन लेगेसी। एंड लास्ट में हमारा सद्भावना दिवस जो कि मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजीव गांधी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 20th ऑफ अगस्त को। तो गाइज ये थे हमारे अगस्त के महीने के करंट अफेयर्स, ठीक है। इनको देखो, नोट्स बनाओ, अगर स्लो लगे तो 2x में देखो। और आपको ना अब क्या करना है, वीडियो देखनी है, उसके बाद क्या करना है, शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं जैसे हर बार की तरह, ठीक है। और हर संडे को या जब भी आप फ्री हो उनको एक बार ना बस पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना। रिवाइज करने का मतलब बस एक बार पढ़ना है। हिरोशिमा डे 6 अगस्त, इंटरनेशनल डे 12 अगस्त, ऐसे पढ़ना है, रट्टे नहीं मारने हैं। एग्ज़ाम में आएगा क्वेश्चन, आप कर लोगे सॉल्व, ओके। एंड कोई भी डाउट हो एग्ज़ाम से रिलेटेड या कोई भी, अगर आपको कोई क्वेरी हो, एनीथिंग, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। जस्ट अ सेकेंड, दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर। आप यहाँ पे मेरे को क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। एंड या दिस इज़ यूट्यूब चैनल, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे क्विज़ अपलोड करूँगा मैं इस वीडियो के बाद। कल जो टारगेट, कल तो नहीं परसों जो टारगेट जो भी दिया था मैंने, तो उसका क्विज़ अपलोड नहीं किया ना मैंने, तो क्विज़ अपलोड कर दूँगा मैं थोड़ी देर में, ठीक है। दिस इज़ आवर इंस्टाग्राम पेज, यहाँ पे आप जुड़ सकते हो, ओके। ये थी, अगर हम बात करें आपके पढ़ाई की बात, वो तो हो चुकी है। तो सिर्फ अगर आपको पढ़ना था तो आप जा सकते हो। उसके बाद एक छोटी सी बात और करनी है, ठीक है। छोटी सी बात ये है कि अगर आपको बैच ज्वाइन करना है हमारा, ठीक है, फॉर CDS OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी के लिए, ठीक है, जिसमें हम GK का सारा और इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। GK में हम क्या क्या पढ़ेंगे, GK में गाइज हम पढ़ेंगे, हमारा सबसे पहले इंग्लिश की बात कर ले, इंग्लिश पढ़ेंगे। उसके अलावा GK में हम पढ़ेंगे क्या, पॉलिटी, कंप्लीट पॉलिटी हम करेंगे, कंप्लीट ज्योग्राफी जिसमें हमारी आती है इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। देन हम पढ़ेंगे हमारा क्या, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स तो हम ये यूट्यूब पे ही कवर कर रहे हैं। उसके अलावा हम पढ़ेंगे यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी इस बार हम पढ़ेंगे, ओके। और क्या बच गया हमारा, साइंस बच गया। साइंस जिसमें हमारा आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री,
एंड बायो। ठीक है, डेली लाइव क्लासेस होंगी गाइस, 1 अक्टूबर से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। डेली लाइव क्लासेस होंगी गूगल मीट पे अराउंड 2 आवर डेली, 2 घंटे की अराउंड क्लासेस होंगी। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करूँगा शॉर्ट फॉर्म में, आपको खुद से बनाने की भी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, और अगर आपकी टाइमिंग से प्रॉब्लम है तो आप रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगी एंड रिवीजन करेंगे। उसके अलावा हम प्रैक्टिस भी करेंगे फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, पढ़ने का तरीका अगर आपको देखना है तो यूट्यूब आप रेफ़र करो। ठीक है, हम कैसे पढ़ते हैं इतना आपको पता ही होगा। हमने वीडियोस कवर की थी, जैसे हमने साइंस वाली वीडियो कवर की थी, अगर आप देखो तो उससे आपके अराउंड 10-12 क्वेश्चंस आपके उससे आए थे, जो कि हमने अराउंड एग्ज़ाम से 2 दिन पहले ही पढ़ी थी। सेम गोज विद एनडीए, एनडीए में भी 10 से 12 क्वेश्चन आए थे। इंडियन ज्योग्राफी हमने करी थी, वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने करी थी, करंट अफेयर्स से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए थे। तो आप डेमो के लिए आप यूट्यूब पे रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, प्राइस रहेगा आपका जस्ट 2499। ठीक है, द बेस्ट, यू विल गेट द बेस्ट कंटेंट इन द लोएस्ट फीस। ओके, उसके अलावा अगर आपको ज्वाइन करना है तो दिस इज़ अ व्हाट्सअप नंबर, आप मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट करो। ठीक है, 1 अक्टूबर से पहले आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, एंड फीस आप यू कैन पे इन इंस्टॉलमेंट्स इफ़ यू हैव एनी फाइनेंशियल इशू। और अगर आपको कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, फीस अरेंज नहीं कर सकते आप, तो जस्ट टेक्स्ट मी, आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट। ओके, बिकॉज माई एम इज़ नॉट टू मेक जस्ट मनी। अगर आपको पढ़ना है, आपके पास पैसे नहीं हैं, आपको कोई फाइनेंशियल इशू है, तो आप मेरे को कांटेक्ट करो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू गाइस। ओके, ऐसा कोई बात नहीं है, तो बेझिझक होके आप मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं। उसके अलावा CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का भी एक बैच होगा, जिसमें हम पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए कंप्लीट सिलेबस हम पढ़ेंगे। जिसमें हमारा पेपर 1 में होगा हमारा क्या, पेपर 1 में इंक्लूड होगा हमारा पॉलिटी, पेपर 1 में इंक्लूड होगा हमारा पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, मैथ्स और साइंस में वही फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एंड उसके अलावा पेपर 2 जिसमें हमारा होता है ऐसे राइटिंग, वो भी हम पढ़ेंगे। ये भी स्टार्ट हो रहा है हमारा फ्रॉम 1 अक्टूबर, जिसकी फ़ीस है आपकी 3300। ठीक है, एंड आई गारंटी कि इतनी फ़ीस में आपको ऐसा कंटेंट ना कहीं नहीं मिलेगा। आप कहीं भी चले जाओ CAPF का बैच लेने, 6-7 हज़ार से कम कोई भी आपको बैच नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड अगर आप दोनों बैचेस अगर ज्वाइन करना चाहें, CDS एंड CAPF, तो आप यू कैन ज्वाइन इन जस्ट 3500। ठीक है, तो अगर आपको ज्वाइन करना है, जस्ट ड्रॉप मी ए मैसेज ऑन दिस नंबर। ठीक है, बिफोर 1 अक्टूबर। ओके, ठीक है, देन वीडियो करते हैं अपना एंड यहीं पे। पढ़ो, नोट्स बनाओ और ध्यान रखो। टेक केयर, बाय बाय।